हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट रिलेटेड इनसाइट का सिक्योर सिनॉप्सिस दिसंबर महीने का ले आई हूँ। ये नेक्स्ट पार्ट है आपका। पिछले पार्ट में एक क्वेश्चन हम लोग का आधा रह गया था, तो वो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे थे क्लाइमेटिक कंडीशन जो कि इंडिया का है और वो कितना वेराइड है और साथ में क्या क्या थ्रेट्स हैं हमारे वेजिटेशन को। तो इसमें हम लोगों ने बात की थी कि हमें डिस्कस करना है स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 पहले। तो आपको वो लिखना होगा कि इंडिया जो है अमॉन्ग फ्यू कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड है जहाँ की फॉरेस्ट कवर इंक्रीज़ कर रहा है। टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर जो है कंट्री का वो 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो कि है 24%, 24.56% पूरे कंट्री का जोग्राफिक। तो पूरे कंट्री का मतलब 24% है। जो असेसमेंट था 2017 का, उस हिसाब से हम लोग का टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। आउट ऑफ दिस इंक्रीज़ जो है फॉरेस्ट कवर जो है वो इंक्रीज़ हैज़ बिन ऑब्जर्व्ड एज 3976 स्क्वायर किलोमीटर, और जो ट्री कवर है वो है 1212 स्क्वायर किलोमीटर। जो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है कवर वो है कर्नाटक में, फिर आंध्र प्रदेश में एंड साथ में केरला में। जो नेचुरल वेजिटेशन है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा वाइड है। तो क्या क्या डिफरेंट टाइप्स हैं। पहला है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, जो कि ऐसे एरियाज़ में है जहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा हो। ये इंक्लूड करेगा आपका नॉर्थ ईस्ट रीजन, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड और वेस्टर्न घाट। साथ में जो हिमालय का जो तराई एरिया है या फिर अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ठीक है, ये जो खासी और जैंतिया हिल है वहाँ भी मिलता है। तो यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा इंटेंस ग्रोथ होता है इनका। और क्या क्या उसके टाइप्स हैं वो है सैंडलवुड, रोज़वुड, गार्जन, महागोनी और बैम्बू। और यहाँ पे बहुत तरह के वेजिटेशन है जैसे कि ट्री, सर्ब्स और क्रीपर्स, मतलब मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है। जो एनिमल्स यहाँ पे है वो है एलिफेंट, मंकी, लेमूर। अब नेक्स्ट है डिसिडियस और मानसून टाइप। डिसिडियस फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होता है जहाँ पे जो लीव्स हैं, जो ट्रीज़ हैं वो अपने लीव्स को गिरा देती है एक पार्टिकुलर सीज़न में। ठीक है, तो ये कहाँ का है? ये है आपका हिमालय, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर से लेकर 200 सेंटीमीटर तक होती है बारिश। और टीक जो है यहाँ का डोमिनेंट स्पेसिस है। बाकी जो यहाँ पे स्पेसिस पाए जाते हैं वो है देवडर, ब्लू गुम, पाल एस, सेल, सैंडलवुड, इबोनी, अर्जुन, खैर, बैम्बू। ठीक है, नेक्स्ट है ड्राई डिसिडियस। ये वो एरिया है जहाँ पे 50 सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। फिर है माउंटेन फॉरेस्ट। ये ऑफकोर्स आपको हिमालय या वेस्टर्न घाट और ऐसे माउंटेन्स पे मिलेंगे। यहाँ पे जो ट्रीज़ है जो हाइट एलिवेशन पे पाए जाते हैं वो है रोडोडेंड्रॉन्स एंड जूनिपर्स। और जबकि हायर स्लोप पे पाया जाता है पाइन, फिर ओक। ठीक है, यहाँ पे वेजिटेशन जोन्स अल्पाइन ग्रासलैंड भी देखा गया है। फिर टाइडल और मैनग्रोव फॉरेस्ट है नेक्स्ट टाइप। ये आपका पाया जाएगा कावेरी, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और गंगा के डेल्टा में। वेस्ट बंगाल में इनको सुंदरबंस कहते हैं। सुंदरी जो है सबसे ज़्यादा मोस्ट मेजर इम्पॉर्टेंट ट्री है इस रीजन की, इसी से सुंदरबन नाम लिया गया है। जो ट्रीज़ है टाइडल फॉरेस्ट के वो है होगला, गरन, पसूर। ये जो है टिम्बर के इम्पॉर्टेंट सोर्स है। पाम और कोकोनट ट्री जो है वो ब्यूटिफाई करता है इस कोस्टल स्ट्रिप को। नेक्स्ट है सेमी डेजर्ट और डेजर्ट वेजिटेशन। ये वो एरिया जहाँ पे रेनफॉल जो है 50 सेंटीमीटर तक होती है या उससे कम। थॉर्नी बुशेस, अकेसिया और बाबुल वो ट्रीज़ हैं जो इस रीजन में मिलते हैं। इंडियन वाइल्ड डेट भी यहाँ पाया जाता है। यहाँ के जो प्लांट्स हैं वहाँ के उसके रूट्स लॉन्ग होते हैं और थिक होते हैं। जो मेजर एरिया जहाँ पे ये देखा गया वो है गुजरात, राजस्थान और पंजाब। तो देखो जो रेन फॉरेस्ट एरिया है आपका वो आपका ये नॉर्थ ईस्ट पूरा, फिर वेस्टर्न घाट का रीजन एंड साथ में कुछ कोस्टल स्ट्रिप्स। और जो डिसिडियस फॉरेस्ट है वो देखो बाकी पूरे एरिया में है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा प्लेन्स। ठीक है, फिर आपको माउंटेन फॉरेस्ट, तो आपको जो माउंटेन फॉरेस्ट ये पूरा माउंटेनस जो रीजन है वो आपको माउंटेन फॉरेस्ट वाला रीजन हो जाएगा। फिर मैनग्रोव फॉरेस्ट आपका इस वाले एरिया को, इस
वाले एरिया का आपका मैनग्रोव फॉरेस्ट है। फिर ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट आपको यहाँ पे होगा, गुजरात राजस्थान वाले एरिया में, ठीक है। अब थ्रेट्स देख लेते हैं क्या क्या। पहला तो इंक्रोचमेंट, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड इंक्रोचमेंट हो या मतलब कि बेसिकली इलीगल इंक्रोचमेंट हो। इंक्रोचमेंट से क्या होता है कि हैबिटेट लॉस होता है, और जो भी लोग रह रहे हैं इन फ्रिंजेस पे उनको एक कांस्टेंट थ्रेट रहता है, मतलब कि मैन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट देखा गया है। फिर नेक्स्ट है कैटल ग्रेजिंग, उससे भी थ्रेट है। कैटल ग्रेजिंग जो है उससे क्या होता है कि जो इन्वेजिव स्पेसीज है, इन्वेजिव वीड्स हैं, ऐसे प्लांट्स हैं जो कि इन्वेजन कर सकते हैं, वो बढ़ जाता है, ठीक है। और साथ में जो कैटल के कारण जो मैन और वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट है वो भी बढ़ जाता है। तीसरा है कलेक्शन ऑफ फायरवुड। चौथा है मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट। जैसा मैंने कहा, देखा गया है कि जो एनिमल्स हैं जैसे एलिफेंट, गौर, सांबर, वाइल्ड बोर या पीकॉक जैसे बर्ड्स हो गए, वो सब डैमेज करते हैं क्रॉप्स में। तो इसके कारण लोग जो फार्मर्स हैं वो इनके साथ भिड़ते रहते हैं या कन्फ्लिक्ट होता रहता है। साथ में ये भी देखा गया है कि जो प्रोटेक्टेड एरिया, नॉन प्रोटेक्टेड एरिया, वहाँ पे भी बहुत सारे सेटलमेंट्स हैं। इससे क्या होता है कि जो पूरा हैबिटेट है उसका डाउन डिग्रेडेशन होता है। बहुत बार देखा गया है कि एनिमल्स को मारने के लिए लोग पॉइजन यूज़ करते हैं या क्रैकर्स यूज़ करते हैं, ये गलत है। नेक्स्ट है पोचिंग, मतलब कि इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए जब आप किसी एनिमल को मारते हैं या उसके किसी ऑर्गन के का हंट करते हैं तो उसको कहते हैं पोचिंग। जैसे कि काजीरंगा में हम लोग देखते हैं वन हॉर्न राइनोसरस का। नेक्स्ट है इलीगल एंड अनसस्टेनेबल अनसाइंटिफिक कलेक्शन ऑफ नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। नेक्स्ट है माइनिंग। माइनिंग भी क्या होता है कि एक तो सॉइल का डिग्रेडेशन करता है, ये साथ में बायोडाइवर्सिटी का भी डिग्रेड करता है। सैंड माइनिंग देखा गया सेंट्रल और साउदर्न पार्ट्स में, ये पूरे लैंडस्केप जो है उसकी स्टेबिलिटी को थ्रेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है मास टूरिज्म एंड पिलग्रिमेज। इसका तो डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। लोग रिजॉर्ट और ऐसे रेस्टोरेंट्स और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन के चक्कर में जो बायोडाइवर्सिटी है और एक जो नेचुरल बैलेंस है उसको हैम्पर करता है, जैसा कि अभी देखा गया देहरादून में। तो उससे क्या होता है कि पूरा आपका डिग्रेडेशन होता है। जो प्रोटेक्टेड एरिया है उसमें पेरियर टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं। अगर टूरिस्ट नंबर कंट्रोल नहीं किया जाए तो उनसे क्या होता है कि ये डिग्रेड होता है इकोसिस्टम। और जो एक मेजर इम्पैक्ट है टूरिज्म और पिलग्रिमेज का, वो लिटरिंग या ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स सच एज सॉइल इरोजन, फायर, ठीक है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट फायर। फॉरेस्ट फायर भी एक मेजर कारण है, मेजर थ्रेट है जो कि हमारे फॉरेस्ट सफ़र कर रही हैं। इसमें क्या होता है कि जो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग के लिए लोग अक्सर जानबूझ के आग लगा देते हैं या सिगरेट्स के थ्रू आग लगा देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बाकी पूरे फॉरेस्ट वो फायर अनकंट्रोलेबल हो जाती है और फिर पूरे फॉरेस्ट को इम्पैक्ट करती है। जो इफ़ेक्ट है फॉरेस्ट का फायर का वो डिपेंड करेगा वेजिटेशन फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी पे, लेकिन ये सच है कि ये एक्सटेंसिव डैमेज करता है स्पेशली डिसिडियस फॉरेस्ट और ग्रासलैंड्स को, ठीक है। नेक्स्ट है थ्रेट, वो है इलिसिट फेलिंग, मतलब कि ट्रीज़ को काटना जहाँ पे इलीगल है, ठीक है। इससे ऑफ कोर्स डायरेक्ट थ्रेट है बायोडाइवर्सिटी को। इससे क्या होता है कि सॉइल इरोजन होता है और सॉइल का प्रॉपर्टी चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है इन्वेजिव स्पेसीज, मतलब कि लोग क्या करते हैं कि नॉन इंडिजिनस या नॉन नेटिव प्लांट और एनिमल को किसी इकोसिस्टम में इंट्रोड्यूस करते हैं। इसका ये और ऐसे स्पेसीज पूरे इकोसिस्टम को डोमिनेट करने लगता है और इन्वेड करते हैं इकोनॉमिकली, एनवायरमेंटली और इकोलॉजिकली। ऐसे कुछ स्पीसीज़ का नाम है वाटर हियासिंथ और लैंटाना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह है कि कंपेयर और कंट्रास्ट करना है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ये तीनों थ्योरी बताता है हमारा कैसे लैंड फॉर्मेशन हुआ। तो इसको एक एक करके आपको बताना होगा तीनों का इवोल्यूशन और डिफरेंसेस। तो आपको इसमें पहले जो डिफरेंसेस बताइए उसमें आप अलग अलग पैरामीटर्स मेंशन करेंगे कि क्या क्या थ्योरी है, क्या एक्सप्लेन करता है,
और कौन से फोर्सेस हैं जो मूवमेंट के लिए कंसिडर किया गया है। फिर आप बताएंगे कि क्या क्या सपोर्टिंग एविडेंसेस है तीनों के लिए, और साथ में लास्टली आप क्रिटिक बताएंगे कि क्या किस थ्योरी का सही है और कौन सा पार्ट गलत है। तो पहले जो पूरा लैंड फॉर्म है, अर्थ का जो लैंड फॉर्म है वो कांस्टेंट नहीं रहा है, वो हमेशा चेंज होते रहा है। जो कॉन्टिनेंट है वो कवर करता है 29% ऑफ द सरफेस, जबकि बाकी जो है ओशनिक वाटर है, पर ये स्टैटिक नहीं रहा है। जो फॉर्म है हम लोग के अर्थ का या लैंड मास का वो कॉन्स्टेंटली चेंज हुआ है। तो देखते हैं कैसे चेंज हुआ। देखिए पहले तो पेंजिया था, जिसमें आपका आप देख सकते हो इस तरह का था। पहले तो पेंजिया था, उसके बाद आपका आया लॉरेशिया एंड गोंडवाना, मतलब कि पेंजिया टूट के लॉरेशिया और गोंडवाना बने, और अभी ये मॉडर्न वर्ल्ड का फॉर्म है। तीसरा पिक्चर जो है आपका मॉडर्न वर्ल्ड का फॉर्मेशन दिखा रहा है, ये आपका मॉडर्न वर्ल्ड है। लेकिन डिफरेंट थ्योरीज़ हैं जो बताते हैं कि कैसे हम जो मॉडर्न अपना लैंड स्ट्रक्चर है वहाँ तक पहुँचे, उसी को का जो डिफरेंस है उसको बताना है। देखिए ये इमेज आपको सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिखा रहा है, जिससे रिलेट करके जो भी थ्योरीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो लिंक करता है। ठीक है, तो वो कंपैरिजन जो है वो है आपका कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, सी फ्लोर स्प्रेडिंग और साथ में प्लेट टेक्टोनिक्स का। तो पहले तो कॉन्टिनेंटल थ्योरी का एक्सप्लेनेशन जो है वो किसके द्वारा किया गया, तो अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा, और आर्थर होम्स ने एक्सप्लेन किया है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। और फिर प्लेट टेक्टोनिक्स के लिए जो क्रेडिट जाता है वो जाता है 1967 में मैकेंजी और पार्कर को। ठीक है, ये प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे बाद में बना। ठीक है, जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का वो एक्सप्लेन करता है मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स ओनली, जबकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो है वो मूवमेंट ऑफ ओशन प्लेट प्लस कॉन्टिनेंट्स, जबकि प्लेट टेक्टोनिक्स वाले में सिर्फ एक्सप्लेन करता है मूवमेंट ऑफ लिथोस्फेरिक प्लेट्स, जो कि इंक्लूड करता है कॉन्टिनेंट और ओशन दोनों। फिर फोर्सेस फॉर मूवमेंट जिसके लिए माना गया है तीनों थ्योरी में वो देखते हैं। पहला है कि पहले के लिए मतलब कि जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है उसमें माना गया है कि बायोएंसी, ग्रेविटी और पोल फ्लिंग फोर्सेस, टाइडल करंट्स और टाइड्स, ये सारे फोर्सेस हैं जिसके कारण मूवमेंट्स हुए हैं। जबकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग कहता है कि कन्वेक्शन करंट्स जो हैं इन द मेंटल ड्रैग क्रिस्टल प्लेट्स वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर मूवमेंट। तीसरा प्लेट टेक्टोनिक्स में कहते हैं कि कन्वेक्शन करंट्स जो हैं इन द मेंटल वो ड्रैग करते हैं क्रिस्टल प्लेट्स। तो जो फोर्सेस फॉर मूवमेंट है सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स का सेम है। फिर जो एविडेंस देते हैं कि ये थ्योरी है और इसका एविडेंस ये है, वो है पहला तो है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का है कि जो फिज़िकल फीचर्स की एफिनिटी, दूसरा बॉटेनिकल एविडेंस, तीसरा फॉसिल एविडेंस, चौथा टिलेट डिपॉजिट, पांचवा प्लेसर डिपॉजिट, और लास्टली रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट। मतलब कि जो डिफरेंट फीचर्स हैं वो चाहे फिज़िकल फीचर्स हो कि किस तरह एक कॉन्टिनेंट दूसरे कॉन्टिनेंट में सेट हो जाता है, या फॉसिल एविडेंस हो कि किस तरह कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो सारे कॉन्टिनेंट्स में पाए जाते हैं। फिर टिलेट डिपॉजिट मतलब कि जो ग्लेशियर रिलेटेड डिपॉजिट होता है उसका। फिर रॉक्स ऑफ सेम एज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्टिनेंट। जबकि सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो एविडेंस है वो है ओशन बॉटम रिलीफ, पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स, और तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनोज। सिमिलरली जो आपका प्लेट टेक्टोनिक्स है उसमें आपका जो एविडेंस है वो है ओशन बॉटम रिलीफ, पैलियोमैग्नेटिक रॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक्स, वॉल्केनोज, ग्रेविटेशन एनोमलीज एट ट्रेंचेस। ओशन बॉटम रिलीफ मतलब कि जिस तरह से अलग अलग ओशनिक फॉर्मेशन है, चाहे वो ट्रेंचेस हो या माउंटेन्स हो, तो अलग अलग जो भी रिलीफ है वो। दूसरा पैलियोमैग्नेटिक रॉक। पैलियोमैग्नेटिक रॉक क्या है कि जो मैग्नेट्स मतलब कि जो अर्थ का जो नॉर्थ साउथ का जो मैग्नेट है तो उससे रिलेट करके कुछ रॉक्स फॉर्म करते हैं। मतलब कि ऐसे रॉक्स जो मैग्नेटिकली डिराइव होते हैं उनका नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ उस तरह से डायरेक्शन होता है, वो रिवर्स होता रहा है
ओवर सेंचुरीज वो चेंज होता रहा है, कभी नॉर्थ कभी साउथ। तो वो तीसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक, वॉल्केनोज, ग्रेविटेशन या एनोमलीज एट ट्रेंचेस, ये बाकी एविडेंस है। ये ड्रॉबैक्स जो है, पहला का तो यही ड्रॉबैक है कि बहुत ज़्यादा सिली है और कुछ इलॉजिकल एविडेंस है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कुछ है कि ये एक्सप्लेन नहीं करता मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंटल प्लेट्स, जबकि जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, मोस्टली वाइडली एक्सेप्टेड। इसलिए जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी है उसको डिस्कार्ड किया जाता है। जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है उसको माना जाता है लेकिन कम्प्लीटली नहीं, और जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है। यूज़ किया है कि तो ये हेल्प करता है इन इवोल्यूशन ऑफ कन्वेक्शन करंट थ्योरी एंड सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। मतलब कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो बाकी थ्योरीज को इवोल्यूशन में हेल्प किया। उसी तरह जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है थ्योरी है वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को इवॉल्व करने में हेल्प किया। तो इस तरह से हमने समझा जो डिफरेंसेस हैं, जो कि हमको हेल्प किया समझने में कि कैसे वॉल्केनोज, अर्थक्वेक और न्यू लैंड मास फॉर्म होते हैं। इस तरह से हम लोगों ने तीनों थ्योरीज पढ़ लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि ब्रीफली डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ आइलैंड्स ऑफ इंडिया। इसमें आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड हो जाएगा। तो लिखा हुआ है कि वो किस तरह, मतलब ये जो आइलैंड है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वो हैव अनटैप्ड इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक और कल्चरल पोटेंशियल। तो इसका पूरा पोटेंशियल आपको बताना पड़ेगा। तो जो मेजर फीचर है आइलैंड्स का, चाहे वो नेचर फॉर्मेशन हो या आइलैंड कंपोजिशन हो या यूनिक फीचर हो, वो सब आपको लिखना पड़ेगा। जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है वो हम लोग का एक तरह से अनटैप्ड आइलैंड है, उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, और हम लोग अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को, चाहे वो इकोनॉमिक हो या सिक्योरिटी हो, उसको एक ट्रांसफॉर्मेशनल लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। ट्राई सर्विस, मतलब कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो एक ट्राइलेटरल कमांड, ट्राई सर्विस कमांड की तरह यूज़ हो सकता है। दूसरा इकोनॉमिक हब की तरह यूज़ हो सकता है, और दूसरा की सेंटर ऑफ डिफेंस और सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो कंट्री के जियोपॉलिटिकल जो लेवरेज है, मतलब इंडियन ओशन रीजन का जो इम्पोर्टेंस है एज जियोपॉलिटिकली, उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो है वो एट द वेरी सेंटर में है। जो हमारे आइलैंड्स है वो वेरी नर्व पॉइंट है हमारे इंडियन ओशन रीजन के लिए। तो फिर आपको आंसर में ये बताना पड़ेगा पहले कि अंडमान एंड निकोबार आइलैंड कहाँ है। ईस्टर्न साइड ऑफ इंडियाज़ मेनलैंड है, फिर ये क्लोज है साउथ ईस्ट एशिया के, और दो पार्ट है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। एक तो अंडमान जो कि 10 डिग्री चैनल से अलग होती है। तो इस तरह से आपको बताना पड़ेगा कि अंडमान ग्रुप जो है वो 325 आइलैंड का एक समूह है। उसी तरह निकोबार ग्रुप जो है वो 24 आइलैंड है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, सबसे पहले तो पहला तो कि जो नेचुरल रिसोर्स है, इनकम है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं अंडमान में। फिर स्मॉल स्केल हैंडीक्राफ्ट के लिए इम्पोर्टेंस है, फ्लोरा एंड फौना है वहाँ पे, फॉरेन टूरिस्ट आते हैं वहाँ पे। और एक देखा गया है कि जो पोर्ट ब्लेयर पोर्ट है हमारा वो बिगेस्ट है और बिजिएस्ट है, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड बिजिएस्ट। अब जियो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो ये जो आइलैंड कंट्रीज़ हैं ये मलक्का स्ट्रेट से बहुत क्लोज हैं, 6 डिग्री और 10 डिग्री यहाँ से क्रॉस करते हैं। तो जो सी लेन्स है कम्युनिकेशन का, उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ में ये एक तरह से इंटरसेक्शन में है इंडियन ओशन और साउथ चाइना सी के, तो और साथ में पैसिफिक ओशन। तो तीनों ओशन के सेंटर में इंडिया के इंटरेस्ट के लिए अंडमान एंड निकोबार इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का अगर मैरीटाइम पावर बढ़ाना है या देखना है तो उसके लिए भी ये आइलैंड इम्पॉर्टेंट है। और साथ में जापान, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ भी मानती है कि इंडिया का मैरीटाइम पावर एज इन इंडियन ओशन एज वेल एज पैसिफिक ओशन इम्पॉर्टेंट है। तो उस सीन में भी अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का इम्पोर्टेंस है। तो इस तरह आपको जियो स्ट्रेटेजिकली उसका इम्पोर्टेंस दिखाना पड़ेगा। फिर कल्चरल पोटेंशियल में आप डालोगे कि वहाँ की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, या जिस तरह से एक सिंथेसिस है हिंदुज़म, क्रिश्चियन, मुस्लिम और सिख रिलीजन का इस जगह, वो दिखाना होगा। हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ आपको दिखाना होगा कि आइलैंड में जितने डिफरेंट ट्राइब्स हैं उनका एक कल्चरल सिंथेसिस है, और किस तरह रेन फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ और जो जनरल पब्लिक है, जो ह्यूमैनिटी है वहाँ पे, उनका
सिंथेसिस हुआ, एक अलग टाइप की कल्चर इमर्ज की है वहाँ पे। ये सब आपको अपने आंसर में डाल के उसको इनरिच करना पड़ेगा। तो ये सब ये हो गया अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विदाउट इन्वॉल्विंग इट्स इंडिजिनस कम्युनिटी एनी कंजर्वेशन एफर्ट टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द वेस्टर्न घाट्स इज फ्लॉड। तो क्यों वेस्टर्न घाट के कंजर्वेशन के लिए हमें वहाँ के नेटिव जो लोग हैं उनका हेल्प चाहिए। देखिए, वेस्टर्न घाट जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जो कि यूनेस्को द्वारा डिक्लेयर किया गया था। आपको जब आंसर लिख रहे हो तो ये डालोगे, उसके बाद नेक्स्ट फॉरेस्ट राइट एक्ट के बारे में भी डालोगे जो 2006 का है, और जो प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ फॉरेस्ट ट्राइब्स, मतलब जो ऐसे ट्राइब्स जो फॉरेस्ट में रह रहा हूँ। लास्टली आपको ये ऐड करना होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम है फॉरेस्ट राइट एक्ट में, मतलब कि ये आपका फॉरेस्ट राइट एक्ट सेंटर होना चाहिए आंसर का। जो प्रॉब्लम्स है इन टर्म्स ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ क्लेम्स, इनकन्सिस्टेंसी इन गवर्नमेंट्स अप्रोच इन सेटलिंग क्लेम्स, तीसरा कि एविक्शन ऑफ फॉरेस्ट ड्वेलर्स फॉर कंजर्वेशन और डेवलपमेंट पर्पस। साथ में आपको मेजर्स भी बताने पड़ेंगे कि कैसे इंडिजिनस ट्राइब्स और पीपल को इन्वॉल्व कर सकते हैं हम लोग एज पार्ट ऑफ कंजर्वेशन एज वेल एज डेवलपमेंटल एफर्ट्स। अगर हम इन्वॉल्व करते हैं कम्युनिटी लिविंग इन मैनेजमेंट एंड यूज़ ऑफ दिस रिसोर्सेज, कैसे हमें हेल्प होगा, मतलब कैसे हम कम्युनिटी को इन्वॉल्व करें और वो कैसे ऐड ऑन होगा हमारे सस्टेनेबल फॉरेस्ट कंजर्वेशन एफर्ट्स को। ठीक है, तो कैसे फॉरेस्ट राइट्स एक्ट्स जो है उसको ग्रास रूट लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि सस्टेनेबल यूज़ हो सके बायोडाइवर्सिटी का। तो आपको आंसर में जो जनरल मास है, जो इंडिजिनस कम्युनिटी है, उसको सेंटर में रखते हुए आंसर देना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो बताना होगा कि वेस्टर्न घाट है कहाँ। ये आपका हॉटस्पॉट है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, और ये 6 स्टेट्स में स्प्रेड है, जो कि है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरला। ठीक है, ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट माना जाता है इसे, और ये ट्रेजर हाउस है बायोडाइवर्सिटी का। अब सिग्निफिकेंस क्या है? पहला तो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे इकोसिस्टम का। दूसरा कि यहाँ पे वाटर रिसोर्स भी बहुत ज़्यादा है। बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो वेस्टर्न घाट से शुरू होती हैं। तीसरा कि लाइवलीहुड के लिए इम्पोर्टेंस है, बहुत सारे लोगों की जीवनी इसी से चलती है। नेक्स्ट है कि ये वेदर को भी असर करता है, मतलब कि जो मानसून क्लाइमेट है वो देखा गया है कि जो रेन शैडो रीजन है उस तरफ नहीं बारिश कर पाती वेस्टर्न घाट के, जबकि जो रेनवार्ड मतलब विंडवार्ड साइड है वहाँ पे बारिश होती है। नेक्स्ट है कि नेचुरल बैरियर, जैसा मैंने कहा कि रेन लेडन मानसून का एक नेचुरल बैरियर क्रिएट करती है। तो नीड क्या है कंजर्वेशन का? पहला तो कि माइनिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इंडस्ट्रीज़ और मार्केट जो है माइनिंग करती है, उससे जो है यहाँ की वल्नरेबिलिटी इंक्रीज़ करती है। दूसरा कि लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग बढ़ रहा है। तीसरा कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट बढ़ रहा है, जैसा कि भद्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखा गया कर्नाटक में। नेक्स्ट है कि एक्सट्रैक्शन जो है फॉरेस्ट प्रोड्यूस का वो बढ़ रहा है विथ कैपिटलाइजेशन और मार्केटाइजेशन, एवरीथिंग इज़ बीइंग मार्केटेड, और जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो उनका अनसस्टेनेबल यूज़ और मार्केटिंग हो रहा है। नेक्स्ट है इंक्रोचमेंट बाय ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब धीरे धीरे लोग जो लैंड है उसको इंक्रोच कर रहा है। नेक्स्ट है पॉल्यूशन, मतलब कि जो एग्रोकेमिकल्स बहुत सारे फैक्ट्रीज एरियाज़ में आ रहे हैं जिसका डायरेक्ट असर इन फॉरेस्ट पर देखा जा रहा है। नेक्स्ट है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स। उसके बाद डिफॉरेस्टेशन, क्लाइमेट चेंज जो ग्लोबल स्केल पर हो रहा है उनका भी इम्पैक्ट है। नेक्स्ट है लैक ऑफ नॉलेज, मतलब लोगों का अवेयरनेस नहीं है और उनके पास नॉलेज की भी कमी है। और तीसरा जो एक डिबेट है कि कंजर्वेशन और डेवलपमेंट के बीच में जो डिबेट है उसमें वेस्टर्न घाट फंसते जा रहा है। एक तरफ है कि लोगों को है कि डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो उनका, दूसरी तरफ है कि उतना ही जरूरी है कि वेस्टर्न घाट जैसे नेचुरल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट को कंजर्व किया जाए। लास्टली एपैथी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, मतलब विदाउट स्टेट गवर्नमेंट जो हम लोग का एक फेडरल स्ट्रक्चर है उसमें ये जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दे, लोग गवर्नमेंट का साथ दे और स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ दे। तो इस तरह से कॉम्प्रिहेंसिवली हमें कंजर्व करना होगा। जो गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं वो उसमें आप डालोगे कि कैसे यहाँ पे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व बने हैं। दूसरा कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया भी डिमार्केट किया गया है। तीसरा कि वेस्टर्न घाट इकोलॉजी अथॉरिटी भी बना है।
तो लास्टली आप लिखोगे कि एक बॉटम टू टॉप अप्रोच की ज़रूरत है यहाँ पे। तो इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम एग्ज़ामिन करें मैकेनिज़्म किस तरह हम लोग ह्यूमन और बायोडाइवर्सिटी को सस्टेन कर सके इन अ इकोलॉजिकली फ्रेंडली मैनर। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। थैंक यू।